हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चालुक्य राजवंश। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही आईएमपी है, ठीक है। और यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है सामाजिक अध्ययन और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा चालुक्य राजवंश। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। तो चालुक्य प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध राजवंश है, ठीक है। इनकी राजधानी जो है वो बादामी वातपी, जिसे वातपी भी कहा जाता है, अपने महत्तम विस्तार के समय 7वीं सदी या वर्तमान समय के संपूर्ण कर्नाटक, पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिणी मध्य प्रदेश, तटीय दक्षिणी गुजरात तथा पश्चिमी आंध्र प्रदेश में फैला हुआ था। जैसे यहाँ राजधानी क्या थी, तो बादामी, भाषाएं कन्नड़, संस्कृत, धर्म, ठीक है। यहाँ रहेगा भाषाएं कन्नड़ और संस्कृत, ठीक है। धर्म जो था वो हिंदू धर्म, जैन धर्म और शासन जो था वो राजशाही था, राजशाही, ठीक। अब देखिए परिचय बहुत ही विस्तार से इसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो प्रश्न यही उठता है कि चालुक्य कौन थे। तो चालुक्य दक्षिण और मध्य भारत में राज करने वाले शासक थे जिनका प्रभुत्व 6वीं से 12वीं शताब्दी तक रहा था। फिर इतिहास में चालुक्यों के परिवारों का उल्लेख आता है। इसमें सबसे पुराना वंश बादामी चालुक्य वंश कहलाता है, जो 6वीं शताब्दी के मध्य से वातपी या आधुनिक बादामी में सत्ता था। कालांतर में बादामी चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के मृत्यु के बाद पूर्वी दक्कन में चालुक्यों का एक अलग राज अस्तित्व में आया, जिसके राजाओं को पूर्वी चालुक्य कहा जाता है। ये लोग वेंगी से सत्ता चलाते थे और इनका राजपाट 11वीं शताब्दी तक चला। फिर कह रहा है कि 10वीं शताब्दी में कल्याणी यानी आधुनिक बासव कल्याण में एक तीसरे चालुक्य वंश का उदय हुआ, जिसे पश्चिमी चालुक्य कहते हैं। इनका शासनकाल 12वीं शताब्दी तक चला। ये तीनों चालुक्य वंशों के बीच रक्त संबंध था। अब देखिए चालुक्य वंश का परिचय एवं प्रमुख शासक। चालुक्यों की उत्पत्ति के संबंध में निश्चय पूर्वक कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि वे अपने को ब्रह्मा या मनु अथवा चंद्रमा का वंश मानते थे। मतलब इनमें से किसी के विषय में पूर्णतः स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। वे ऐतिहासिक दृष्टि से स्वयं को बहुत ही प्राचीन जताने के लिए कहते थे और वो कहते थे कि उनके पूर्वज अयोध्या में राज्य करते हैं। विसेंट स्मिथ जैसे प्रसिद्ध इतिहासकार उन्हें गुर्जर जाति का मानते हैं। जो स्मिथ हैं विसेंट, वो चालुक्य वंश को क्या मानते हैं, तो गुर्जर मानते थे, जो मूलतः शुंडियाना से आए हुए विदेशी थे और भारत में आने के बाद दक्षिण राजस्थान में रहते थे। स्मिथ के विचार से अब कोई सहमत नहीं है, ठीक है, कि वो गुर्जर थे। अब अधिकांश इतिहासकार उन्हें क्षत्रिय वर्ण के स्थानीय लोग मानते हैं। किसको, तो चालुक्य वंश को। जो स्मिथ थे वो कहते थे गुर्जर थे, लेकिन उनका मतलब कोई समर्थन नहीं किया, इस बात से कोई भी सहमत नहीं है। अधिकांश इतिहासकार जो कहते हैं कि जो चालुक्य वंश है वो क्षत्रिय वर्ण है, ठीक है, जो मूलतः उत्तर भारत के किसी स्थान से दक्षिण कर्नाटक में पहुंचे थे, ठीक है। क्योंकि अब देखिए सबसे पहले जो था वो था पुलकेशिन प्रथम, ठीक। इसके बारे में जान लेते हैं। बादामी चालुक्यों का राजवंश संस्थापक पुलकेशिन प्रथम माना जाता है। उसने 549 से 550 ईस्वी में सर्वप्रथम स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया है। चालुक्य वंश में पुलकेशिन प्रथम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बादामी चालुक्यों का राजवंश संस्थापक पुलकेशिन प्रथम माना जाता है। उसने 549 से 550 ईस्वी में सर्वप्रथम स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया है। दूसरा आते हैं कृतिवर्मन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम के बाद कृतिवर्मन प्रथम गद्दी पर बैठा। उसने कुंकण के मौर्यों, वनवासी के कदमों तथा दक्षिण मैसूर के नलों को पराजित किया। कुंकण की विजय के फलस्वरूप रेवती द्वीप यानी आधुनिक गोवा, जिसे पहले रेवती द्वीप के नामक तत्कालिक प्रसिद्ध बंदरगाह, इस बढ़ते हुए साम्राज्य का अंग बन गया था। कौन, तो कृतिवर्मन प्रथम। ये पुलकेशिन के बाद गद्दी पर आसीन हुआ था। फिर आते हैं मंगलेश।
तो कृतिवर्मन प्रथम मृत्यु के बाद उसके तीनों पुत्र नाबालिग थे, इसलिए उनका छोटा भाई मंगलेश सिंहासन पर लगभग 597 से 598 ईस्वी तक बैठा। फिर आते हैं पुलकेशिन द्वितीय यानी कृतिवर्मन प्रथम का पुत्र, क्योंकि जब इसकी मृत्यु हुई तब इनके तीनों बालक जो थे अभी नाबालिग थे। फिर मंगलेश था उसका भाई गद्दी पे आसीन हुआ था, लेकिन उसके बाद पुलकेशिन द्वितीय यानी कृतिवर्मन प्रथम का पुत्र पुलकेशिन द्वितीय लगभग 6 से 9 से 610 ईस्वी तक गद्दी में बैठा। ठीक है, गद्दी पर बैठा। उसने शीघ्र ही अपने को इस राजवंश का सबसे योग्य प्रमाणित किया और 642 ईस्वी में नए पल्लव सम्राट यानी नरसिंह वर्मन ने अपने पिता महेंद्र वर्मन के अपमान का बदला लेने के लिए श्रीलंका के राजकुमार मानव वर्मा के सहयोग से चालुक्यों की राजधानी बादामी पर आक्रमण कर दिया। पुलकेशिन द्वितीय की पराजय तथा मृत्यु ने बादामी चालुक्यों के लिए इतना भयंकर संकट का समय पैदा कर दिया कि लगभग 13 वर्ष यानी 642 ईस्वी से 655 ईस्वी तक चालुक्यों की गद्दी पर मानो सम्राट ही नहीं रहा। देख सकते हो। फिर आता है विनयादित्य जो विक्रमादित्य प्रथम के बाद उसी का पुत्र विनयादित्य बादामी का शासक बना। उसने पल्लो, कलब्रो, मालो और चोलो आदि को पराजित करके, ठीक है, फिर उसके बाद विनयादित्य आया, फिर विजयादित्य आया। उसने 696 ईस्वी से 733 ईस्वी तक राज किया। वह साहस एवं वीरता की दृष्टि से अपने पिता के सम्मान था। अभिलेखों के अनुसार उसने किन्हीं 4 प्रदेशों को जीता था। फिर आते हैं विक्रमादित्य द्वितीय। वह 733 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और पल्लवों पर 3 बार सफल आक्रमण किया है। फिर आते हैं कृतिवर्मन द्वितीय। कृतिवर्मन ने 746 ईस्वी से 753 ईस्वी तक राज किया। वह बादामी चालुक्य शाखा का अंतिम सम्राट था। तो आप देख सकते हो, यहाँ प्रश्न ये उठ सकता है कि चालुक्य वंश का सबसे लास्ट अंतिम सम्राट कौन था? तो वो था कृतिवर्मन द्वितीय। ठीक है, जो 746 ईस्वी से 753 ईस्वी तक राज किया है और वह बादामी चालुक्य शाखा का अंतिम सम्राट था। अब चलिए फ्रेंड्स, ये जान लेते हैं कि चालुक्य कला का स्थापत्य। चालुक्यों ने कई गुफा मंदिर बनाए जिसमें सुंदर भित्ति चित्र भी अंकित किए गए थे। चालुक्य मंदिर स्थापत्य की वेसर शैली के अच्छे उदाहरण हैं। वेसर शैली को ही दक्कन शैली अथवा कर्नाटक द्रविड़ शैली अथवा चालुक्य शैली कहा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि जो उन्होंने चित्र बनवाए थे वेसर शैली, जिसको दक्कन शैली या कर्नाटक द्रविड़ शैली या फिर चालुक्य शैली कहा जाता है। इस शैली में द्रविड़ और नागर दोनों शैलियों का मिश्रण है और चालुक्य मंदिरों से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान जो है वो है पट्टडकालु है। यह एक UNE मतलब यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ठीक है, यहाँ 4 मंदिर नागर शैली में है और 6 मंदिर द्रविड़ शैली में। द्रविड़ शैली के 2 प्रसिद्ध मंदिरों के नाम विरूपाक्ष मंदिर और संगमेश्वर मंदिर है। नागर शैली का एक प्रसिद्ध मंदिर जो है वो पापनाथ मंदिर भी यही है। पट्टडकालु के मंदिर में 7वीं और 8वीं शताब्दी के बने हुए हैं। ये मंदिर हिंदू और दोनों प्रकार के हैं। जो ये धर्म मानते थे, ये हिंदू और जैन धर्म दोनों को मानते थे चालुक्य वंश। अब देखिए, पट्टडकालु मालप्रभा नदी के पश्चिम तट पर स्थित है। जो पट्टडकालु है वो मालप्रभा नदी के पश्चिम तट पर स्थित है और पट्टडकालु की मिट्टी लाल है, इसलिए इसे कीसु ओलाल यानी लाल मिट्टी की घाटी अथवा रक्तपुरा लाल नंगर अथवा पट्टड किशु वलाल लाल मिट्टी वाली राज्यरोहड़ की घाटी भी कहते हैं। मतलब आपका पट्टडकालु के बहुत सारे नाम है। फर्स्ट किशु ओलाल यानी लाल मिट्टी की घाटी, रक्तपुरा यानी लाल नगर अथवा पट्टड किशु ओलाल यानी लाल मिट्टी वाली राज्यरोहड़ की घाटी भी कहते हैं। अब देखिए मूर्तिकला।
चालुक्य शासनकाल में मूर्तिकला की भी प्रगति हुई। बादामी में मिले 3 हिंदू तथा एक जैन हॉलों में अनेक सुंदर मूर्तियां मिलती है। हिंदू हॉलों में एक गुफा में अनंत के वाहन पर बैठे हुए विष्णु की तथा नरसिंह की 2 मूर्तियां बहुत ही सुंदर है। विरूपाक्ष मंदिर की दीवारों पर शिव, नागनियों तथा रामायण के दृश्यों की मूर्तियां बनाई गई हैं। एलोरा की अनेक मूर्तियां चालुक्यों के शासनकाल में बनाई गई थी। अब देखिए चित्रकला के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो अजंता और एलोरा की गुफाएं अपनी सुंदर चित्रकला के लिए विश्वविख्यात है। ये दोनों राज्य चालुक्य राज्य में स्थित थे और विद्वानों की राय है कि इसमें से कई चित्र चालुक्य शासनकाल में बनवाए गए और अजंता के एक चित्र में ईरानी दूत मंडल को पुलकेशिन द्वितीय के समक्ष अभिवादन करते हुए दिखाया गया है। अनेक स्थानों पर गुफा की दीवारों को सजाने के लिए भी चित्र बनाए गए। इस चित्र में बहुत से लोगों को भगवान विष्णु की उपासना करते हुए दिखाया गया। यह इतना सुंदर है कि दर्शकगण आश्चर्यचकित रह जाते हैं। तो ये है पूरा चालुक्य वंश, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसमें सबसे आपको इम्पोर्टेंट ये रखना है सबसे लास्ट कौन था। ठीक है, प्लस आपको इसके वंशज को भी याद रखना होगा। चालुक्य वंश कौन था, इसकी राजधानी, भाषाएं, कन्नड़, संस्कृत, धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, ठीक है, शासन, राजशाही, ये सब कुछ आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही है। और इसमें सबसे प्रथम जो था वो था आपका पुलकेशिन प्रथम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।